स्वागत है आप सभी का राइस सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं अपूर्वा अग्रवाल। हम इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, उसके बाद हमने चैप्टर 5 पढ़ा था और चैप्टर 5 में हमने लास्ट में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा यानी कि कुल मिला के हमने अक्षय ऊर्जा की बात की थी, रिन्यूएबल एनर्जी की हमने बात की थी। उसके बाद हम आ गए थे ट्रांसपोर्टेशन यानी कि रोड्स वगैरह पर, ट्रांसपोर्टेशन पर और रेलवे पर। तो हम आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो पहले तो कुछ चीजें हैं जो आपको मेरे को बजट में जो एक्स्ट्रा थी जिसको आपको इंक्लूड करवाना है, तो वो आप देख लो। इसी स्लाइड पे देख लेते हैं। इससे पहले देखो ये क्या है, ये हमारे सौर ऊर्जा के प्लांट्स हैं जो हमने पढ़े थे कि जैसे कि पहला प्लांट है आपका कहाँ पे, भड़ला जोधपुर में। दूसरा प्लांट है आपका फलौदी पोखरण में। तीसरा प्लांट है आपका फतेहगढ़ में। चौथा है नौखा जैसलमेर में और पांचवा है आपका पूगल में। ठीक है, जो पहला वाला भड़ला प्लांट था उसके 4 स्टेप्स थे यानी कि 4 फेजेस में वो हुआ है। पहला वाला है आपका 65 मेगावाट का, दूसरा वाला है आपका 680 मेगावाट का, तीसरा है आपका 1000 मेगावाट का और चौथा 500 मेगावाट का। कुल मिला के ये 2245 मेगावाट का था। इसी तरीके से फलौदी वाला 750 मेगावाट का था, फतेहगढ़ 1500 का था, नौखा 925 का था और पूगल बीकानेर वाला था आपका 1450 मेगावाट। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि भाई बजट में क्या क्या चीजें कुछ एक्स्ट्रा दे रखी है अक्षय ऊर्जा से जुड़ी हुई या एनर्जी से जुड़ी हुई या फिर जो भी ये पार्ट अपन पढ़ रहे हैं इससे जुड़ा हुआ क्या क्या एक्स्ट्रा बजट में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखें तो बजट में दे रखा है बजट 2024-25 यानी नेक्स्ट ईयर के बजट की हम बात करेंगे। इस बजट में कुछ चीजें दे रखी हैं। सबसे पहले दे रखा है कि भाई एक टारगेट बनाया है एनर्जी का 2031 और 32 तक का। अभी हम 2024 में है, 2031 और 2032। 31 का मतलब हो गया कि भाई 7 साल बाद की बात हो रही है और 32 का मतलब 7 से 8 साल बाद की बात हो रही है कि 7 से 8 साल बाद एनर्जी की तरफ से कितने का प्रोडक्शन होना चाहिए, कितना मेगावाट प्रोड्यूस होना चाहिए। तो इनका जो टारगेट है वो ये है कि भाई जो परंपरागत स्रोत है, परंपरागत स्रोत कौन से होते हैं, परंपरागत स्रोत होते हैं कोयला वगैरह, ठीक है। और जो गैर परंपरागत स्रोत है यानी कि अक्षय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा ही तो है गैर परंपरागत स्रोत जिसको मतलब कि हम पहले से यूटिलाइज नहीं करते आ रहे हैं। परंपरागत और गैर परंपरागत में बेसिकली अगर आप डिफरेंस देखना चाहते हो तो वो ये है कि परंपरागत स्रोत यानी कि जो परंपरा से चले आ रहे हैं, जो पहले से चले आ रहे हैं, तो पहले से हम एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम प्रोड्यूस कर रहे हैं नेचुरल गैस सॉरी कोयला से। ठीक है, अभी आपने हाल ही में 2-4 मतलब 6-7 महीने पहले की बात है, आपने सुना भी होगा न्यूज में था ये कि कोयला खत्म हो रहा है। अशोक गहलोत की जब सरकार थी तो उन्होंने कहा था कि इतने साल तक हम बिजली बना पाएंगे, इससे ज्यादा हम बना नहीं पाएंगे। ठीक है, तो वो कोयला जो था वो क्या था, एनर्जी का परंपरागत स्रोत था। ठीक है, इसके बाद दूसरा स्रोत आता है कि भाई जो परंपरा में नहीं है यानी कि जो अब हमने इनोवेशन करके क्रिएटिविटी करके बनाया। तो हमने इनोवेशन करके क्या बनाया, हमने बनाया अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी में आपका आता है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, इस तरीके की एनर्जी आती है जो कभी भी खत्म नहीं होती है और अभी नया ट्रेंड में है ये। ठीक है, तो परंपरागत स्रोत का जो टारगेट है वो है 28,500 मेगावाट और गैर परंपरागत स्रोत का जो टारगेट है वो है सॉरी 33,600 मेगावाट। यानी कि बजट 2024-25 में ये अनाउंस किया गया है कि 2031-32 यानी कि 7 से 8 साल बाद आपके जो एनर्जी से रिलेटेड टारगेट होने चाहिए वो परंपरागत एनर्जी के लिए तो होना चाहिए 28,500 और अक्षय ऊर्जा के लिए होना चाहिए आपका 33,600 मेगावाट। ठीक है, यानी कि आपको इतनी बिजली, इतनी एनर्जी इन दोनों से प्रोड्यूस करनी है, परंपरागत से इतनी और अक्षय ऊर्जा से इतनी। ठीक है, इसके बाद अक्षय ऊर्जा में कुछ डिविजन और कर रखे हैं कि भाई ये जो 33,600 मेगावाट है ये किससे कितना करना है, क्योंकि अक्षय ऊर्जा तो कितने तरीके की होती है, 4-5 तरीके की होती है। अभी हमने देखा था सोलर, विंड और ये। तो इसमें जो सब क्लासिफिकेशन कर रखे हैं वो ये कर रखे हैं कि भाई सोलर से कितनी प्रोड्यूस करनी है आपको, पवन से कितनी प्रोड्यूस करनी है और हाइड्रो से, हाइड्रो यानी कि पानी से भी तो बिजली प्रोड्यूस होती है टरबाइन लगा के। ठीक है, तो हाइड्रो से कितनी प्रोड्यूस करनी है, तो ये तो आपको प्रोड्यूस करनी है 22,200 मेगावाट। ये प्रोड्यूस करनी है आपको 8,100 मेगावाट और ये आपको प्रोड्यूस करनी है 13,300 मेगावाट।
अच्छा ये 18,000, ठीक है। तो टोटल आपको कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करनी है? 22,200, 18,100 और 13,300, ठीक है। और ये कितनी है? 33,000, सॉरी ये गलत लिख दिया है, 33,600 मेगावाट की इसकी ये एनर्जी है, ठीक है। तो इसको देख लो कितनी हो गई, 22, 18। आपको पूरा एग्जैक्ट ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि भाई बजट में क्या अनाउंस किया है, ट्रेडिशनल से कितनी करनी है और अक्षय ऊर्जा से कितनी करनी है। तो वो लगभग 28,500 है, और ये कितनी है देखो 28,500, यानी कि 29,000 में से 500 कम, ठीक है। और अक्षय ऊर्जा में कितनी है? 33,000 में 600 ज्यादा, ठीक है। अब तीन जो इसकी सब क्लासिफिकेशन है, सोलर, पवन और हाइड्रो। सोलर में 22,000 समथिंग है, तो समथिंग को छोड़ो, 22,000 याद कर लो। पवन में 18,000 और हाइड्रो में 13, यानी कि 22, 18 और 13। इसको कैसे याद करेंगे? 22, 18 और 13, ठीक है। इस तरीके से आपके बजट में एनर्जी के बारे में कुछ चीजें दे रखी हैं। इसके बाद हमने एक स्कीम और पढ़ी थी, पीएम सूर्य घर। पीएम सूर्य घर बिजली योजना, ठीक है। इस स्कीम में क्या था? इस स्कीम में था कि भाई 1 करोड़ परिवार जो हैं, या 1 करोड़ जो घर हैं, उन घरों की छत पे क्या लगाए जाएंगे? रूफटॉप पैनल लगाए जाएंगे, ताकि वो सेल्फ रिलायंट बन सके एनर्जी में और एनर्जी को खुद से प्रोड्यूस कर सके। और राजस्थान ने इसमें कहा था कि जो 1 लाख घरों में आप ये सोलर प्लांट लगा रहे हो, उसमें से 5 लाख को हम कवर करेंगे, यानी कि 5 लाख घरों में हम लगाएंगे, ठीक है। यानी राजस्थान का टारगेट था 5 लाख का, और भारत सरकार का टारगेट था 1 करोड़ घरों का, ठीक है। इसके अंदर इस तरीके से बिजली मुफ्त मिलेगी। अब इसमें क्या दे रखा है कि भाई 2 चीजें हैं इसमें। एक तो ये है कि प्रत्येक गांव में 2 मेगावाट क्षमता के डिसेंट्रलाइज्ड सोलर पावर प्लांट, ठीक है। यानी कि हर गांव में क्या कहा गया है कि 2 मेगावाट के क्या लगाए जाएंगे? डिसेंट्रलाइज्ड सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। और दूसरी चीज ये दे रखी है कि भाई एक गांव, एक जिले में एक आदर्श सौर ग्राम होगा, प्रत्येक जिले में, यानी कि एक जिले में, एक जिले में कितने आदर्श सौर ग्राम होंगे? एक आदर्श सौर ग्राम होगा, ठीक है। तो आपको इसको इसी तरीके से याद करना है कि भाई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो थी, पहले तो योजना थी क्या? तो योजना क्या है? योजना ये है कि भाई सरकार ने बोला है, कौन सी सरकार ने? केंद्र सरकार ने, पीएम लिखा हुआ है, केंद्र सरकार ने बोला है कि हम 1 करोड़ घरों की छतों पर रूफटॉप पैनल लगाएंगे, ताकि क्या कर सके, वो जो सूर्य है उनके घर में क्या दे दे? मुफ्त बिजली दे दे, ठीक है। राजस्थान ने बोला कि 1 करोड़ में से 5 लाख घरों में हम लगाएंगे, यानी राजस्थान का टारगेट है 5 लाख का। अब इसके 2 कंपोनेंट और हैं बजट में, क्या कि एक तो एक जिले में एक आदर्श सौर ग्राम बनाएंगे। आदर्श सौर ग्राम का मतलब होता है कि देखो आजकल हर चीज में आदर्श गांव, आदर्श इस तरीके की चीजें बनाने की बात चल रही है। तो आदर्श सौर ग्राम का मतलब ये है कि उस पूरे गांव में जो भी बिजली यूज हो रही है, वो सारी की सारी सोलर से यूज होगी, ठीक है। यानी कि आदर्श सौर ग्राम बनाएंगे, कहाँ पे? हर डिस्ट्रिक्ट में। दूसरा चीज ये है कि हर गांव में 2 मेगावाट क्षमता के डिसेंट्रलाइज सोलर पावर प्लांट लगेंगे। कितनी मेगावाट क्षमता के? 2 मेगावाट के, ठीक है। तो आपको याद रखना है क्या लगेंगे? डिसेंट्रलाइज सोलर पावर प्लांट लगेंगे, और क्षमता याद रखनी है कितनी? 2 मेगावाट, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे दे रखा है एक कार्यक्रम है, राष्ट्रीय कार्यक्रम को सौर ऊर्जा से जोड़ेंगे। यानी कि जो भी सरकारी ऑफिसेज वगैरह हैं, या जो भी नेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, इनमें जो भी बिजली यूज होगी वो किससे होगी? सौर ऊर्जा से यूज होगी। और इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है RRECL, ठीक है, RRECL, ठीक है। तो ये एक प्रोग्राम है, इसलिए भी बजट में दिया हुआ है कि हर राष्ट्रीय कार्यक्रम को किससे जोड़े जाएंगे? सोलर से जोड़ेंगे। यानी कि उसमें जो भी बिजली यूज आएगी वो कौन सी यूज आएगी? सोलर एनर्जी यूज आएगी, ठीक है। और ये कौन कर रहा है? RRECL क्या करेगा? इसका क्रियान्वयन करेगा। यानी इसको सुनिश्चित करने का काम कौन करेगा कि जो भी एनर्जी यूज हो रही है वो सोलर यूज है, वो कौन करेगा? RRECL, ठीक है। ये हाइब्रिड एन्युटी मॉडल है,
इसके बाद देखो हम यहाँ पे थे, हमने ये भरला वाला पार्क पढ़ लिया था, ठीक है। इसके बाद ये था देखो वही 2245 मेगावाट क्षमता का है ये, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने इस तरीके की चीजें ये देखी थी, ये 4 स्टेप्स में चलता है। फिर हमने देखा था कि बायोमास एनर्जी और विंड एनर्जी, तो विंड एनर्जी 200 सबकी आपको देखो एक तो ये याद करना, इनकी पॉलिसी की डेट याद होनी चाहिए, एक इनकी क्षमता याद होनी चाहिए, एक इंस्टॉल्ड कैपेसिटी याद होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्षमता, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी और पॉलिसी की डेट, ये तीनों चीजें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। तो विंड एनर्जी में हमने ये सब पढ़ा था। फिर हमने बायोमास एनर्जी देखी थी। तो अभी जो करंट में जो मतलब अभी जो नया सर्वे में ऐड हुआ है वो यही हुआ है, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है कि ये जो बायोमास की पॉलिसी है क्या है, बायोमास वेस्ट टू एनर्जी पॉलिसी। क्या नाम है इसका, क्या टैगलाइन है, बायोमास वेस्ट टू एनर्जी पॉलिसी। और इसका जो डेट है वो है 29 सितंबर 2023। क्या डेट है इसकी, 29 सितंबर 2023, ठीक है। उसके बाद जो बायोमास एनर्जी है उसकी स्थापित क्षमता यानी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, वो है 128.45 मेगावाट। कितनी है, 128.45 मेगावाट, ठीक है। किससे प्रोड्यूस होती है ये, सरसों की तूड़ी, विलायती बबूल और 14 संयंत्र लगाए हुए हैं इसके। इसके बाद हमने ये पवन ऊर्जा का देखा था कि भाई इसकी कैपेसिटी कितनी है, स्थापित कितनी है। हाँ, एक ये आपको याद रखनी है कि भाई राजस्थान पवन और हाइब्रिड ऊर्जा नीति, हाइड्रोजन ऊर्जा नीति कौन कौन सी, राजस्थान विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी, ये बनी है 18 दिसंबर 2019। इस दिन 3 पॉलिसी मैं आपको बता चुकी हूँ, विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, आईएम शक्ति निधि है, और जन आधार की डेट भी क्या है, 18 दिसंबर 2019, ठीक है। ये प्लांट्स थे इसके अमर सागर जैसलमेर में है। तो जैसलमेर में कुल 4 थे, अमर सागर, बड़ा बाग, सोरदाबंधन और आकल, ठीक है। और 2 अलग है, फलौदी, फलौदी तो पहले उसमें आता था बाड़मेर में, लेकिन अब किस में आ गया, एक अलग से डिस्ट्रिक्ट हो गया। फिर देवगढ़, प्रतापगढ़, ठीक है। अब हम हमारे थे सड़कों पर, सड़क की बात कर रहे थे, सॉरी हम सड़कों पे नहीं थे। तो देखो हम बात कर रहे हैं, क्या हमारे चैप्टर का नाम है कि आधारभूत संरचना, ठीक है। अब आधारभूत संरचना के लिए हमने 5 कंपोनेंट पढ़े थे कि क्या क्या होना चाहिए आधारभूत संरचना के लिए, एनर्जी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, रोड होना चाहिए, रेलवे होना चाहिए, पोस्टल सर्विसेज होनी चाहिए। मतलब कुल मिला के जितनी कनेक्टिविटी होगी वही हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाएगा। कनेक्टिविटी को ही तो इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, जो हमारे ग्रोथ करने में, कैसा ग्रोथ, इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ में हेल्प करती है, वो क्या कहलाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने एनर्जी पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद है रोड, रोड के बाद है ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट के बाद है रेलवे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट सेगमेंट रोड की तरफ, ठीक है। तो अगर हम रोड पे देखें तो देखो सबसे पहले रोड होने के फायदे क्या क्या होते हैं। तो रोड होने के फायदे ये हैं, जैसे कि बाहर आप ये देखो रोड है तो कोई लेडी अगर बीमार है या प्रेगनेंसी पीरियड चल रहा है, जैसे गवर्नमेंट स्कीम चलाती है ना गर्भावस्था के लिए, ताकि मोर्टिलिटी रेट कम हो जाए इन्फेंट की भी और महिला की भी, यानी कि एमएमआर और आईएमआर दोनों को कम करने के लिए। तो अगर सड़कें होंगी तो वो लेडी आराम से टाइम पे हॉस्पिटल जा पाएगी, टाइम पे जा पाएगी, तो आईएमआर और एमएमआर की जो डेथ रेट है उसमें कमी आ जाएगी। तो सड़कें होने से ये फायदा होता है, ठीक है। दूसरा फायदा ये हो गया कि आप कहीं पे टाइम पे जा सकते हो। तीसरा फायदा ये है कि सड़कें हैं अगर, तो सड़क होने से क्या है, जैसे मान लो आपने यहाँ पे कोई प्रोडक्शन किया, अब प्रोडक्शन करने के बाद उसको सेल करने के लिए प्लेस बी पे तो भेजना पड़ेगा, तो वो कैसे जाएगा, बाय रोड ही तो जाएगा, कनेक्टिविटी के थ्रू ही तो जाएगा, या तो रोड से जाएगा या रेलवे से जाएगा या फिर पोर्ट से जाएगा या फिर एयरप्लेन से जाएगा। तो अभी हम रोड्स की बात कर रहे हैं, तो रोड की इंपॉर्टेंस ये है भाई, जो आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो रोड है, और रोड के होने से क्या होता है, रोड के होने से किसी भी देश के डेवलपमेंट को आप वो आकलन कर सकते हो, यानी कि पता कर सकते हो कि भाई देश कितना डेवलप है, जितनी रोड्स होंगी उतना ही देश डेवलप होगा। तो रोड किसको कहते हैं, रोड से क्या पता चलता है, देश के विकास का अनुमान। वो क्या बताता है, रोड बताता है, ठीक है। अब हम आगे बात करें कि भाई रोड जो है, रोड की स्थिति क्या क्या है। तो सबसे पहले 1949 यानी कि जब शुरुआत हुई थी हमारी, जो हमारा जो भारत है नया नया आजाद ही हुआ था और सरकारें बनी थी, तो 1949 में सबसे पहले रोड थी कितनी, तो उस वक्त रोड जो थी वो थी 13,553 किलोमीटर।
और अगर अभी की बात करें मार्च 2023 की, लास्ट मार्च 2023 में एग्जामिन की गई है, तो ये रोड है 3,01,810 किलोमीटर। ठीक है, तो ये डिफरेंस आप देख पा रहे होगे। 1949 में जो रोड्स है वो तो है लगभग 13,000 के समथिंग, और मार्च 2023 यानी कि अभी की बात करें हम, जब आजादी के 75वां अमृत महोत्सव चल रहा है, तब ये रोड्स कितनी हो गई, 3 लाख किलोमीटर की हो गई। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है ये कैसे आया, ये ग्रोथ करने से ही तो आया। जब हमारा जो इंडिया है पहले एलपीजी के दौर में गया, फिर धीरे धीरे सेल्फ रिलायंट बना, धीरे धीरे हमने पीपीपी मॉडल्स अपनाए, तो उस तरीके से रोड्स में डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, अब आगे देखें कि भाई डेंसिटी कितनी है, सड़क घनत्व। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ डेंसिटी होती क्या है। डेंसिटी कैसे देखते हैं, डेंसिटी देखते हैं पर स्क्वायर एरिया या पर इस तरीके से देखते हैं। तो जैसे मान लो ये आपका राजस्थान है, ठीक है। अब मान लो मुझे डेंसिटी निकालनी है, तो मैंने कोई एरिया ले लिया, मैंने ये वाला, ठीक है। ये 100 बाय 100 का है, ये 100 और बाय 100 यानी 100 ही चौड़ाई है, 100 ही लंबाई है। अगर मैं इसको यहाँ से बाहर निकाल लूँ, है ना, ये 100 हो गया और ये 100 हो गया, ठीक है। तो इस एरिया में जितनी रोड्स है वो क्या कहलाएगी, पॉपुलेशन डेंसिटी, सॉरी सड़क की डेंसिटी कहलाएगी। यानी कि 100 बाय 100 के एरिया में बनने वाली जो रोड्स हैं वो क्या कहलाता है, डेंसिटी कहलाएगी। तो अभी की डेट में सड़क का घनत्व है 88.18 किलोमीटर, यानी कि 100 बाय 100 के एक एरिया में लगभग 88 किलोमीटर की सड़कें बनी हुई हैं। ठीक है, और अगर भारत का देखा जाए तो वो है 165.24 किलोमीटर। ठीक है, तो रोड डेंसिटी की बात करें तो जो राजस्थान की रोड डेंसिटी है उसकी जस्ट डबल इंडिया की रोड डेंसिटी है, 88 के करीब ये है, और ये कितनी है, 165 के करीब। ठीक है, तो 1949 में सड़कें कितनी थी, 13,553 किलोमीटर। उसके बाद मार्च 2023 तक सड़कें कितनी हो गई, 3,01,810 किलोमीटर। ठीक है, और सड़क घनत्व की बात करें तो 88 किलोमीटर जो है वो सड़क घनत्व है राजस्थान का 88.18, और इंडिया का जो सड़क घनत्व है जस्ट डबल यानी कि 165 किलोमीटर सड़क घनत्व है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई रोड्स कितनी कहाँ पे हैं। तो देखो कुछ रोड्स में तो मैं बताती हूँ, दो, एक तो होता है नेशनल हाईवे, एक होता है स्टेट हाईवे। पहले अपन नाम लिख लेते हैं फिर अपन समझते हैं। तो सड़कें होती हैं, एक तो होता है आपका पहले तो ग्रामीण सड़कें हो गई, ठीक है, फिर हो गई आपकी अन्य जिला सड़कें, फिर हो गई मुख्य जिला सड़कें, ठीक है, फिर इसके बाद हो गई राज्य राजमार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग। अब अपन समझते हैं कि भाई कौन सा होता क्या है। तो सबसे पहले देखो कि ये है कि ग्रामीण सड़कें, तो वो सड़कें जो गांव के अंदर होती हैं, जो गांव में आपस में घरों को जोड़ देती हैं, या इस तरीके से मान लो गांव के अंदर ही जो सड़कें होती है वो ग्रामीण सड़कें। अन्य जिला सड़कें वो होती हैं कि जैसे ये गांव है ना, और ये गांव के आसपास शहर है, ठीक है, तो इसको इससे जोड़ने के लिए जो सड़क जा रही है वो क्या कहलाएगी, अन्य जिला सड़कें कहलाएगी। ठीक है, मुख्य जिला सड़कें वो होती है जो इस जिले के अंदर होती है। ये वाली सड़कें क्या है, मुख्य जिला सड़कें, यानी कि ये तो आपका हो गया गांव, ये तो हो गया आपका गांव, ठीक है। इसमें तो सड़कें कौन सी हैं, ये वाली है ग्रामीण सड़कें। ठीक है, जो सड़क गांव को शहर से थोड़ा सा जोड़ रही है ये कौन सी है, अन्य जिला सड़कें, दूसरी वाली। तीसरी सड़क है जो आपके केवल और केवल जिले में है, यानी कि यहाँ पे बाहर है, ये तीसरी सड़क हो गई। ठीक है, चौथी सड़क है आपकी स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे। तो स्टेट हाईवे ये स्टेट्स को कनेक्ट करेगा, एक स्टेट है ये दूसरा स्टेट है, और नेशनल हाईवे है कि भाई ये नेशनली कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से 5 तरीके की सड़कें होती हैं। हमसे एग्जाम में पूछा ये नहीं जाएगा कि सड़कें कौन सी कितने किलोमीटर की है, क्योंकि हमारे पास सर्वे में डेटा दे रखा है कि अन्य जिला सड़कें कितने किलोमीटर की है, जिला सड़कें कितने किलोमीटर की है, लेकिन एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम में अभी तक जो पूछा गया है इस चीज से वो ये पूछा गया है, या तो आप एक काम करो कि इसकी एवरेज लेंथ याद कर लो कि ये वाली सड़कें इतनी लेंथ की है, या फिर आप एक काम करो कि आप इसमें सीक्वेंस याद कर लो कि कौन ज्यादा है कौन कम है, क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो सीक्वेंस में पूछे जाते हैं इसमें मैक्सिमम। तो इसकी जो वो लिख लेते हैं अपन, ये है 1,91,000 किलोमीटर की। ठीक है, अन्य जिला सड़कें हैं 68,000 किलोमीटर की।
मुख्य जिला सड़कें हैं 14,000, ठीक है। राज्य राजमार्ग है आपके 17,000 के लगभग, और राष्ट्रीय राजमार्ग है आपके 10,000, ठीक है। तो आपको इसको पूरा याद नहीं करना है, मैंने भी एवरेज ही लिखाया है। ये कितना था, ये था 10,789, ठीक है। तो ये मैंने भी आपको एवरेज लिखा है, वैसे ही आपको याद रखना है कि भाई ये कितनी है, 1,91,000, यानी 2 लाख में से 9 कम। कौन सी सड़कें, ग्रामीण सड़कें। देखो सबसे ज्यादा ग्रामीण सड़कें होती हैं, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि गाँव का एरिया जो है वो शहरों से काफी ज्यादा है, तभी तो हम डेवलपमेंट करना पड़ रहा है, तभी तो हमने 3rd चैप्टर पढ़ा रूरल डेवलपमेंट। क्यों पढ़ा डेवलपमेंट, हम ये तो आपको पता है कि जो चीज हावी होती है उस पर ज्यादा बात होती है, हावी मतलब जो चीज क्वांटिटी में ज्यादा होती है, तो गांव जो है वो संख्या में ज्यादा है। वैसे भी गांधी जी ने कहा है कि जो भारत की आत्मा है वो कहाँ बसती है, गांव में बसती है। क्यों बसती है, क्योंकि गांव बहुत ज्यादा है और गांव में ही मैक्सिमम पॉपुलेशन निवास करती है। तो टोटल जो सड़कें हैं वो सबसे ज्यादा गांव में होगी, कितनी, 1,91,000, यानी 2 लाख में से 9 कम, ठीक है। अन्य जिला सड़कें कितनी है, 68,000 है। उसके बाद मुख्य सड़कें 14,000 है, राज्य राजमार्ग 17,000 है, और राष्ट्रीय राजमार्ग 10,000 है। तो आपको इसको सिक्वेंस में याद करना है। तो पहले तो आपका आ जाएगा ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण सड़कों के बाद आ जाएगा आपका अन्य जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कों के बाद आ जाएगा राज्य राजमार्ग, राज्य राजमार्ग के बाद आ जाएगा आपका मुख्य जिला सड़कें, और इसके बाद आ जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है। तो आपको इस सीक्वेंस में इसको याद करना है। आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो सड़क ये तो हो गया आपका। अब अपन आगे बात करते हैं। आगे ये है कि भाई जो सड़कें हैं, सड़कों को बनाने का काम कौन करता है। तो सड़कें जो है वो इस तरीके से बनती हैं कि जैसे मान लो कि आपका जो एक पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट होता है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, सार्वजनिक निर्माण विभाग, ठीक है। ये क्या करता है, 99% तो सड़कें बनाता है कहाँ की, शहर की, ठीक है। और 1% सड़क कहाँ की बनाता है, ये बनाता है गाँव की, ठीक है। तो सड़कें बनाता कौन है, 99% सड़कें शहर की कौन बनाता है, पीडब्ल्यूडी, और गांव की 1% सड़कें भी कौन बनाता है, पीडब्ल्यूडी बनाता है, ठीक है। उसके बाद देखो कि अभी जो इनके लिए सड़कों के डेवलपमेंट के लिए कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाते हैं। तो जैसे चला रखा है राजस्थान राज्य निवेश राजमार्ग निवेश कार्यक्रम, ठीक है। ये जो है वो 3 ट्रेंच में चलाया गया है, ट्रेंच 1, 2 और 3, ठीक है। फर्स्ट ट्रेंच जो है वो है 980 किलोमीटर का, सेकंड ट्रेंच है 754, और तीसरा ट्रेंच है 293, ठीक है। अब इसको, इसके बाद एक और है, एक और है आपका राजस्थान राज्य राजमार्ग। देखो ये वाला निवेश है और ये है विकास कार्यक्रम, ठीक है। ये आपका 2 ट्रेंच में चलता है। फर्स्ट वाला तो चलता है 801 किलोमीटर का, सेकंड वाला है आपका 528 किलोमीटर का, ठीक है। तो 2 चीजें हैं, एक तो क्या करेंगे, स्टेट हाईवे का डेवलपमेंट करेंगे, एक क्या करेंगे, स्टेट हाईवे में इन्वेस्टमेंट करेंगे। 2 स्कीम है, स्टेट हाईवे में इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट तो आपका 3 ट्रेंच में होगा और डेवलपमेंट 2 ट्रेंच में। देखो इन्वेस्टमेंट में पैसा होता है, तो पैसा ज्यादा किस्तों में लेंगे कि विकास ज्यादा किस्तों में करेंगे, पैसा ज्यादा किस्तों में लेंगे। इस तरीके से इसको याद कर लेना कि भाई पैसा लेने के लिए सब तैयार रहते हैं, तो 3 किस्तों में पैसा लेंगे, यानी कि 3 ट्रेंच में होगा और ये 2 ट्रेंच में होगा, ठीक है। तो अब ये ट्रेंच में अगर आप याद करना चाहो तो 980 किलोमीटर, 754 और 293, या 801 और 528। मेन जो चीज इसमें याद करनी है, जहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है, शायद पिछली बार के प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी था, तो करता इन स्कीम्स को चलाने के लिए इनको स्पॉन्सर कौन कर रहा है या फिर इसमें हेल्प कौन कर रहा है। तो कुछ बड़ी बड़ी एजेंसीज होती है जो वर्ल्ड वाइड ग्लोबली लेवल पे काम करती है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, एनडीबी हो गया, इस तरीके के कुछ बैंक्स होते हैं जो चैप्टर 10 में आप पढ़ोगे 10 स्कीम्स है कि भाई इन 10 में ये हेल्प कर रहे हैं। जीका हो गया, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन अथॉरिटी, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें देखें तो ये जो इन्वेस्टमेंट है इसको तो चला रहा है आपका एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसको चला रहा है आपका वर्ल्ड बैंक,
ठीक है। याद करने के लिए ऐसे करना कि भाई निवेश में पैसा चाहिए होता है, तो पैसा किससे लेना चाहिए, वैसे जनरली तो देखा जाए तो पैसा वर्ल्ड बैंक से लेना चाहिए, ठीक है। और जो डेवलपमेंट है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक को करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बात उल्टी है, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है यानी निवेश, तो निवेश में तो पैसा वर्ल्ड बैंक देगा, लेकिन अपने को लिखना कौन है, एडीबी। और अगर विकास की बात करें तो विकास एडीबी करेगा क्योंकि एशियन डेवलपमेंट है, लेकिन करेगा कौन, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो ये सीक्वेंस उल्टी है, इसको आपको ध्यान रखना है कि निवेश तो कौन करता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक करता है, और विकास कौन करता है, वर्ल्ड बैंक करता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद आता है, इसको मैं पहले आपको इससे स्लाइड से दिखा देती हूँ। देखो इसमें तो अभी है नहीं है, यही दे रखा है, देखो सड़क कार्य वितरण 99% क्षेत्रों में और 1% शहरी क्षेत्रों में, ठीक है। फिर कौन करता है ये करता है पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ठीक है। गांव की कनेक्टिविटी 2011 की जनगणना के अनुसार 43,264 गांव है और मार्च 2024 तक इतने गांव सड़कों से जुड़ जाएंगे, ठीक है। फिर उपलब्धियां, ये डामर की सड़कें वगैरह, राज्य सड़क निधि, फिर जनजातीय रेगिस्तान क्षेत्र कार्यक्रम, राज्य राजमार्गों का विकास, ये सब बेकार चीजें हैं, आपको वही याद रखना है। इसके बाद ठीक है, तो अब अपन देखते हैं कि भाई अपने को और क्या पढ़ना है, ठीक है। तो इसके बाद है ना, इसके बाद ये है कि भाई एक ग्रामीण विकास मंत्रालय था जो आपने चैप्टर 3 में पढ़ा था ग्रामीण विकास मंत्रालय, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ग्रामीण विकास और मंत्रालय, ठीक है। इसने दो चीजें चला रखी है, भाई सड़कें तो आप बना ही रहे हो, तो इनके तहत चलने वाली दो स्कीमों में भी सड़कें बनाओ। तो एक तो है आपकी पीएम जनमन, दूसरी है पीएम ग्राम सड़क योजना, ठीक है, पीएम नहीं ग्राम सड़क योजना। तो दो स्कीम है, एक तो है आपकी पीएम जनमन, कौन सी, पीएम जनमन। तो जनमन में याद है आपको, जनमन स्कीम में क्या था, पीएम जनमन का फुल फॉर्म था पहले तो पीएम जनजातीय न्याय महाअभियान। इसमें यह था कि राजस्थान की जो 75 पीवीजीटी ग्रुप है ना, पीवीटीजी ग्रुप है, जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं या वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, उनमें डेवलपमेंट की बात की थी। तो डेवलपमेंट कैसा, उनको आवास के लिए 2 लाख रुपए दिए थे, शौचालय के लिए यानी टॉयलेट के लिए उनको 12,000 रुपए दिए थे, और साथ में उनको 90 दिन की मनरेगा मजदूरी दी थी, यही था इसके अंदर। दूसरी वाली स्कीम आती है पीएम ग्राम सड़क योजना। ये स्कीम शायद 3rd चैप्टर में नहीं थी, बट इसके अंदर है, ये मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो ये स्कीम जो थी ये 25 दिसंबर 2000 की है, ठीक है, जिस दिन अटल बिहारी जी का जन्मदिन आता है, और उन्हीं के नाम पे ये स्कीम थी पहले कि अटल ऐसे करके कुछ थी, ग्राम सड़क योजना, ठीक है। तो इसमें यह था कि भाई गाँव में सड़कें बनाई जाए, पूरी तरीके से गाँव में अच्छे से सड़कें बनानी चाहिए, ये टारगेट लिया था अटल बिहारी जी ने। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको उनके नाम से सड़कें इंडिकेट होनी चाहिए कि भाई उन्होंने सड़कें बनाने में काम किया था। तो पीएम ग्राम सड़क योजना हो गया। अब इसमें क्या है भाई, पीएम ग्राम सड़क योजना में तो ये है कि आपको लगभग 8,662 किलोमीटर की सड़कें बनानी है। कितने किलोमीटर की, 8,662 किलोमीटर की। और जनमन में क्या रखा है, जनमन में ये है कि आपको 98 किलोमीटर की सड़कें बनानी है। कहाँ पे, ये जो स्कीम थी ये ट्राइबल्स वाले उसमें चल रही थी, तो इसमें भी ये दे रखा है कि 12 की जो 38 कच्ची बस्तियां हैं, 12 में कौन सी ट्राइब रहती है, बताया था मैंने आपको 3rd चैप्टर में कौन कौन सी रहती है, खेरुआ और सहरिया, ठीक है। तो पीएम जनमन में क्या बोला है कि भाई 98 किलोमीटर की सड़कें आप यहाँ बना दो। मतलब हम क्या सड़कें बना रहे थे अभी तक, अब ग्रामीण विकास मंत्रालय कह रहा है कि हमारी ये जो 2 स्कीम है इनके तहत आप सड़कें बना दो। तो पहली स्कीम तो आपकी है पीएम जनमन, इसमें तो बोला है कि 98 किलोमीटर की सड़क बना दो। दूसरी स्कीम है आपकी कौन सी, पीएम ग्राम सड़क योजना, इसमें बोला है कि भाई 8,662 किलोमीटर की क्या बना दो, सड़क बना दो, ठीक है। इसके बाद देखो ये जो पीएम ग्राम सड़क योजना, ये मैंने आपको बता दिया, इसमें 2 इसके क्राइटेरिया है कि भाई कहाँ पे सड़क बनाई जाएगी। तो एक तो मैदानी क्षेत्र होता है, एक आपका होता है पहाड़ी या रेगिस्तानी क्षेत्र। तो मैदानी क्षेत्र तो वो माना जाएगा जिसकी पॉपुलेशन 500 से ज्यादा है, क्या पॉपुलेशन, और ये वाला क्षेत्र वो माना जाएगा जिसकी पॉपुलेशन कितनी है, 250 से ज्यादा है, ठीक है। तो पीएम ग्राम सड़क योजना जो थी, अपने को वैसे इतना याद नहीं रखना, अपने को तो याद रखना है इस योजना के तहत इतने किलोमीटर की सड़कें ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा बनाई जाएंगी, ठीक है।
लेकिन अगर बाई चांस पूछ लेते हैं तो इसमें जो गांव सेलेक्ट किए जाएंगे जहाँ पे सड़कें बनाई जाएगी, उनका क्राइटेरिया ये है कि अगर मैदानी क्षेत्र में स्थित है वो गांव, तो उसकी पॉपुलेशन 500 से ज्यादा होनी चाहिए, और यही वो गांव पहाड़ी या रेगिस्तान क्षेत्र में स्थित है तो उसकी पॉपुलेशन 250 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद आगे आता है एक भारतमाला प्रोजेक्ट। तो देखो भारतमाला प्रोजेक्ट में मेनली क्या था, भारतमाला प्रोजेक्ट में था कि कुछ सड़कें बनाने की बात की जा रही है भारतमाला प्रोजेक्ट में, और सड़कों में ये था कि भाई जो सड़कें हैं, सबसे पहले तो एक बनाया गया था स्वर्णिम चतुर्भुज, और उसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने भारतमाला प्रोजेक्ट बना दिया। कुछ ऐसा था वो, जैसे ये आपका इंडिया है ऐसे मान लो, ठीक है, ये इंडिया मान लो, है नहीं अभी, ठीक है, ये इंडिया मान लो। तो पहले तो क्या है, एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल टाइप था यहाँ पे, लेकिन अब भारतमाला के तहत क्या किया, इस पूरे को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इस पूरे को कनेक्ट करने के लिए क्या बनाया गया, भारतमाला प्रोजेक्ट बनाया, जिसमें कुछ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स भी है, कुछ इधर के भी हैं, कुछ मिडल के भी हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी भारतमाला प्रोजेक्ट है। अपने को सर्वे में जो दिया हुआ है उतना ही पढ़ना है। सर्वे में दिया हुआ है कि भाई जो भारतमाला प्रोजेक्ट है आपका, ठीक है, वो कितने किलोमीटर का दे रखा है, वो दे रखा है आपका 24,000 समथिंग कुछ इतने किलोमीटर का दे रखा है कि भाई ये आपको, एक सेकेंड, ये बना कौन रहा है, ये बना रहा है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना रहा है। इसमें दे रखा है कि भाई टोटल 24,800 किलोमीटर का है ये, प्लस 10,000 किलोमीटर अभी इसमें और एड ऑन कर दिए, तो टोटल 34,800 किलोमीटर का है। ठीक है, तो सबसे पहले तो भारतमाला प्रोजेक्ट चला कौन रहा है, ये चला रहा है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, कितने किलोमीटर का है, फाइनली ये 34,800 किलोमीटर का है, जो दो फेज में 24,800 और 10,000। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो भाई इसमें क्या है कि 1974 से, कब से, 1974 से इसमें 45 काम चल रहे हैं। 74 से शुरू किया था और इसको 45 काम चल रहे हैं, यानी अलग अलग जगह रोड्स बन रही है और उसके थ्रू क्या की जाएगी, कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। ठीक है, इसमें दो चीजें हैं, एक तो है आपका दिल्ली वडोदरा, दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे। ठीक है, ये तो है आपका टोटल 374 किलोमीटर का, दिल्ली को वडोदरा से कनेक्ट करने वाला, वडोदरा कहाँ पे, वडोदरा गुजरात में, तो दिल्ली को वडोदरा से कनेक्ट करने वाला जो एक्सप्रेसवे बना है वो कितने का है, 374 का। एक है सांगरिया सांचौर, संथालपुर, ये है आपका 637, और दोनों जो है ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स हैं। ग्रीनफील्ड का मतलब होता है कि जो सड़कें हैं वो खेतों के बीच में से निकलेंगी, वो होते हैं ग्रीनफील्ड्स प्रोजेक्ट। यानी कि जो भारतमाला प्रोजेक्ट है, इसके अंदर दो जो प्रोजेक्ट मेन है वो ये है कि दिल्ली से वडोदरा तक का एक्सप्रेसवे बना है, ये तो है आपका 374, और सांगरिया सांचौर संथालपुर, संथालपुर जो है वो जस्ट डबल है, यानी कि 600। तो आपको तो ऐसे याद रखना 300 और 600 समथिंग है। ठीक है, दोनों ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। ग्रीनफील्ड का मतलब होता है कि भाई सड़कें जो है वो शहरों के बीच में से ना निकल के गाँव के बीच में, खेतों के बीच में से निकलेगी, ताकि डिस्टरबेंस कम से कम हो। ठीक है, इसके बाद आपका आता है, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। पहले हमने एनर्जी कंप्लीट कर लिया, फिर हमने सड़कें कंप्लीट कर लिया कि भाई सड़कें पहले कितनी थी, 1949 में कितनी थी, 13,553। उसके बाद सड़कें जो है 1949 के बाद अभी मार्च 2023 में कितनी हो गई, तो 3,01,801 समथिंग थी। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि भाई जो ग्राम सड़क, जो डेंसिटी है सड़क की, वो कितनी है, 88.18 किलोमीटर है, और राजस्थान की जो डेंसिटी है वो इंडिया की जस्ट हाफ है, तो इंडिया की कितनी है, 165 किलोमीटर समथिंग है। ठीक है, फिर हमने देखा कि भाई ग्राम सड़कें सबसे ज्यादा होती है, लगभग 1,91,000 है। उसके बाद हमने देखा ग्राम सड़कों के बाद आती है आपकी अन्य जिला सड़कें, जिसके अंदर क्या होता है, 68,000 किलोमीटर की है। उसके बाद हमने देखा भाई जिला सड़कें कितने की है, तो जिला सड़कें थी लगभग 17,000 की। फिर उसके बाद हमने देखा था
स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे, ठीक है। फिर हमने देखा कि भाई जो सड़कें बनाता कौन है, तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, जो 99% सड़कें कहाँ की बनाता है, शहर की, और 1% कहाँ की बनाता है, गाँव की बनाता है, ठीक है। फिर हमने देखा कि भाई ये जो सड़कें हैं, इसके लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बोला है कि हमारी जो 2 स्कीम्स हैं, एक तो पीएम जनमन और एक है आपकी ग्राम सड़क योजना, इसमें आपको सड़क बनानी है। तो जनमन में तो आपको क्या बोला है कि केवल आप 98 किलोमीटर की सड़क बना दो, वो भी 12 की 38 कच्ची बस्तियों में, ठीक है। और दूसरा जो ग्राम सड़क योजना था, उसमें ये बोला गया है कि भाई आप सड़क बना दो, ठीक है, और उसकी जो कंडीशन थी वो ये थी कि आपको मैदानी क्षेत्र में तो 500 की पॉपुलेशन होगी, और रेगिस्तानी या फिर पहाड़ी क्षेत्र में कितने की पॉपुलेशन होनी चाहिए, 300 की पॉपुलेशन होनी चाहिए, 300 की नहीं 250 की पॉपुलेशन होनी चाहिए, ठीक है। फिर हमने देखा कि भाई जो भारतमाला प्रोजेक्ट है वो कौन लेके आया, वो लेके आया नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। 1974 से इसे 45 काम चल रहे हैं, और 2 स्कीम्स है इसके अंदर, 2 जो नई अभी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, एक तो दिल्ली वडोदरा, एक सांगरिया सांचौर संथालपुर। तो दिल्ली वडोदरा का तो आपका कितने किलोमीटर का है, 300 का, 374 का, और दूसरा वाला 635 का, और दोनों क्या है, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि परिवहन, ठीक है। तो परिवहन के लिए, परिवहन का मतलब होता है कि ऐसी सुविधा जो आपको यहाँ से वहां ले जाए, जैसे कि आरटीसी की बसेस चलती है गवर्नमेंट की, तो वो क्या करती है, परिवहन ही तो कराती है, और उसका पूरा नाम भी यही है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, यानी पथ पे परिवहन करवाने वाला कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि भाई RSRTC ये बना कब है, ये बना है आपका 1 अक्टूबर 1964 को, ठीक है। इसका नाम है राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, ठीक है। क्या नाम है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, 1 अक्टूबर 1964 का है ये, ठीक है। ये क्या कराता है, रोडवेज की जो बसेस चलती हैं वो इन्हीं की तरफ से चलती हैं, ठीक है। उसके बाद एक राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी बनी है, RSHA, राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी, ठीक है। ये बनी है आपकी 2 जून 2015। तो ये आपको 2 डेट आपको याद रखनी है, एक तो RSRTC कब बनी है 1 अक्टूबर 1964 को, और राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी कब बनी है 2 जून 2015, ठीक है। इसके बाद हम देखें तो देखो ट्रांसपोर्टेशन हम किससे करते हैं, हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं या तो कार से, बस से, मोटरसाइकिल से, साइकिल से, इनसे ही तो करते हैं। तो हमें सर्वे में दिया हुआ है कि भाई कितने जो वाहन है वो पंजीकृत हैं ये सब करने के लिए, तो सबसे ज्यादा क्या होगा, सबसे ज्यादा 2 व्हीलर्स होंगे, 3 व्हीलर नहीं होंगे ना। आप एक बार थोड़ा सा देखना बाहर, तो आपको एहसास हो जाएगा कि 2 व्हीलर्स ज्यादा है कंपैरिजन टू 3 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स, ठीक है। तो 3 व्हीलर्स होते हैं ना भाई ऑटो, है ना, अब तो 4 व्हीलर हो गए, पहले 3 व्हीलर ऑटो भी चलते थे। तो जो वाहन है 2023-24 के जो बजट वर्ष में दे रखा है, इसमें जो रजिस्टर्ड वाहन है, रजिस्टर्ड व्हीकल्स है, वो है 15,74,956, यानी कि इतने वाहन रजिस्टर्ड है राजस्थान में, 15,74,956, ठीक है। ये तो है रजिस्टर्ड व्हीकल्स। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा ना, कई लोग बाहर के भी व्हीकल्स ले आते हैं, जैसे कोई गुजरात रहता है और राजस्थान में शिफ्ट हुआ है तो वो व्हीकल लेके आता है अपना। तो इसके अलावा भी बहुत व्हीकल है, ये तो वो है जो केवल क्या है, रजिस्टर्ड है, ठीक है। जिसमें सबसे ज्यादा क्या होगा, मोटरसाइकिल होगी। अच्छा, इससे पहले अभी आपको, अभी थोड़े दिनों पहले आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ने ये कंपलसरी कर दिया था कि जो आपकी नंबर प्लेट है वो कैसी होनी चाहिए, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होनी चाहिए, यानी वो एम्बोस्ड वाली जो आती है वो होती है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, तो वो होनी चाहिए। पहले तो इसको इसेंशियल कर दिया था, लेकिन इसको बाद में अब हटा दिया कि नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो अब ये ऐसा कर दिया। तो कब के लिए किया था, ये करा था 1 अप्रैल 2012 से पहले के व्हीकल्स के लिए, यानी कोई व्हीकल अगर आपने 2012 से पहले का परचेज किया हुआ है, 2012 का फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है ना 1 अप्रैल से, उस फाइनेंशियल ईयर से पहले परचेज किया हुआ है, तो उसका आपको हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लेना इसेंशियल था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो परिवहन में हमने क्या देखा, RSRTC की ये डेट है, राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी 2 जून 2015 की है, और 2023-24 में इस तरीके के रजिस्टर्ड व्हीकल हैं इतने, और ये सब है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि भाई RSRTC करती क्या है। तो RSRTC 4 काम करती है, आजकल करने लग गई है।
एक तो आपने देखा होगा कि रक्षाबंधन पर फ्री बस यात्रा है महिलाओं के लिए, ठीक है। दूसरा आपने देखा होगा कि रक्षाबंधन पे तो फ्री बस यात्रा है। दूसरा ये है कि भाई जो बसेस हैं इनके अंदर एक बटन लगा दिया है कि अगर आपको असहज महसूस हो रहा है यात्रा करते वक्त या फिर कोई यात्री आपको परेशान कर रहा है, किसको, महिलाओं को, तो वो उस बटन को क्लिक करके बुला सकती हैं। तो बटन है आपका पैनिक बटन। ठीक है। एक शिकायत प्रणाली चलाई है इन्होंने और कुछ पुरस्कार भी देते हैं। तो आपको तो बस 4 छोटे छोटे नाम याद रखने हैं। एक तो रक्षाबंधन पे फ्री बस यात्रा चलाई है, दूसरा एक पैनिक बटन चलाया है, तीसरा शिकायत प्रणाली और एक पुरस्कार देते हैं ये। ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि भाई एक सड़क सुरक्षा पोर्टल बनाया हुआ है। इसकी डेट है आपकी 14 फरवरी 2024। अभी बनाया है इसी साल 14 फरवरी 2024 को। क्या बनाया है? सड़क सुरक्षा पोर्टल बनाया है। ठीक है। और साथ में ये जो RSRTC है ना, ये आजकल ऐसे भी करते हैं कि भाई किराए में छूट देते हैं। किस किस को देंगे? या तो सीनियर सिटीजन को देंगे या बच्चों को देंगे। तो इन्होंने जो छूट दे रखी है वो ये है कि वरिष्ठ नागरिक जिनकी एज 60 to 80 ईयर है, उनको 30 से 50% छूट है किराए में। ठीक है। तो परिवहन में क्या क्या है भाई? RSRTC इसकी जो वो एजेंसी है 1 अक्टूबर 1964 की है। ठीक है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम है। ये क्या क्या करता है? ये रक्षाबंधन पे फ्री बस यात्रा कराता है। एक पैनिक बटन चालू किया है इन्होंने। उसके बाद एक शिकायत प्रणाली चालू करी है इन्होंने और ये कुछ पुरस्कार भी देते हैं एक्सीलेंस के क्राइटेरिया में। और अगर कुछ 60 से 80 साल का बुजुर्ग इसमें यात्रा कर रहा है तो उनको किराए में 30 से 50% की छूट दी गई है। ठीक है। एक सड़क सुरक्षा पोर्टल बनाया गया 14 फरवरी 2024। इसके बाद हम बात करें तो देखो अब आता है रेलवे। ठीक है। तो वही बात, रेलवे में हम यही सब करेंगे कि भाई पहले कितनी ये ट्रेनों के वो पटरियां बिछी हुई थी, अब कितने किलोमीटर की बिछी हुई है। तो इसमें देखें तो पहले जो थी मार्च 2022 तक कितनी थी? लगभग 6000। या अभी की देख लेते हैं, कुल रेल मार्ग जो है वो कितने के हैं? 68,043। ठीक है। इसी तरीके से पोस्ट यानी कि डाक विभाग की बात करें अपन, डाक व दूरसंचार, टेलीकम्युनिकेशन। दूरसंचार का मतलब होता है कि फोन किस किस के पास है, और डाक तो आप सभी को पता है कि भाई पोस्ट जाती है कि कोई चिट्ठी भेजी यहाँ से वहां तक। ठीक है। तो ये कितना है? ये अभी मार्च 2024 तक लगभग 11,049 डाकघर है। ठीक है। और टेलीकॉम ऑपरेटर जो है यानी मोबाइल किनके पास है, सिम किसके पास है, वो 6.70 करोड़ लोग हैं। तो क्या क्या बोला मैंने आपको कि रेलवे टोटल कितने किलोमीटर की? 68,000 लगभग किलोमीटर की बिछी हुई है। ठीक है। उसके बाद डाक और दूरसंचार की बात करें तो मार्च 2022 में कितने का डाकघर बने हुए हैं? 11,049 डाकघर बने हुए हैं। तीसरा, टेलीकॉम ऑपरेटर्स कितने हैं, यानी कि कितने लोगों के पास सिम है? तो लगभग 6.70 करोड़। ठीक है। कितने? 6.70 करोड़। तो इतनी तो पॉपुलेशन ही नहीं है राजस्थान की, है ना। तो यानी कि ड्यूअल सिम्स आते हैं आजकल फोन, तो इस वजह से कितने ऑपरेटर्स हो गए? ये 6.70 करोड़ हो गए। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, ये जो सड़क वाला था इससे पहले, इसमें कुछ आपको मैं बता देती हूँ। अभी जो नए हाईवेज बनाए गए हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है। तो वो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हाईवे में ये है कि भाई 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाए गए हैं। कितने? 9 ग्रीनफील्ड क्या बनाए? एक्सप्रेस वे। लगभग बनाए हैं 2750 किलोमीटर। अब बनाए कहाँ कहाँ से है? ये राजस्थान के अंदर बनाए। देखो सबसे पहले तो ये बनाया है, ऐसे मान लेते हैं ये रहा आपका जयपुर। ठीक है। जयपुर से जा रहे हैं अपन फलौदी। ठीक है। जयपुर से अजमेर और किशनगढ़ होते हुए। ठीक है। कहाँ कहाँ होते हुए? किशनगढ़,
और ये आपका अजमेर, ये होते हुए कहाँ जा रहे हैं, जोधपुर जा रहे हैं। ठीक है, तीसरा है आपका जयपुर से भीलवाड़ा। तो 3 एक्सप्रेसवे हो गई है, एक तो जयपुर से फलौदी जाएगा, दूसरा जयपुर से किशनगढ़ अजमेर होते हुए जोधपुर जाएगा, और तीसरा जयपुर से भीलवाड़ा जाएगा। ठीक है, तो जयपुर से फलौदी जो जा रहा है इसकी लेंथ है 290 किलोमीटर। कितनी है, 290 किलोमीटर। इसकी लेंथ है 295 किलोमीटर और इसकी लेंथ है 181 किलोमीटर। ठीक है, 290, 295 और 181। ठीक है, इसके बाद और क्या बनाया हुआ है, और देखो ये है कोटपुतली। कोटपुतली बाय रोड अलवर से अलग हुआ है ना, तो कोटपुतली से गंगानगर, कहाँ पे, गंगानगर, ये जा रहा है आपका 295। फिर जा रहा है यहाँ बीकानेर। ठीक है, फिर आपका जा रहा है किशनगढ़। ठीक है, तो कोटपुतली से एक तो गंगानगर की कनेक्टिविटी करी है ग्रीनफील्ड में, दूसरी करी है बीकानेर में, तीसरी करी है किशनगढ़ में। ठीक है, तो ये कितने कितने किलोमीटर के हैं, ये है 290 किलोमीटर, ये है 295 किलोमीटर, ये है 181 किलोमीटर। ठीक है, तो ये मैंने एक लेंथ यहाँ पे ये गलत बता दी है, ये यही वाली लेंथ बता दी है। देखो ये वाला तो है आपका 345 किलोमीटर का, ये वाला है आपका 350 और ये वाला है आपका 193। ठीक है, इसके अलावा एक और है, ये तो जा रहा है आपका अजमेर से बांसवाड़ा। अजमेर और ये है बांसवाड़ा, ये जा रहा है आपका 358 किलोमीटर का। फिर एक जा रहा है आपका ब्यावर से भरतपुर, फिर आपका जा रहा है जालौर से झालावाड़, ये हो गया जालौर और ये हो गया झालावाड़। ये कितने किलोमीटर के हैं, ये है ये तो है 342, ये है 358 और ये वाला है 402। ठीक है, तो ये 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है, जिसमें से 3-3 के पेयर है। पहला वाला पेयर आपका जयपुर से कहाँ जा रहा है, फलौदी। ठीक है, दूसरा वाला जोधपुर, फिर जा रहा है आपका भीलवाड़ा। तो ये 345, 350 और 193 किलोमीटर का हो गया। दूसरा वाला आपका जा रहा है कोटपुतली से गंगानगर 290 किलोमीटर का, कोटपुतली से बीकानेर 295 किलोमीटर का, कोटपुतली से किशनगढ़ 181 किलोमीटर का। ठीक है, तीसरा आपका जा रहा है कि जालौर से झालावाड़ जा रहा है 402 किलोमीटर और ब्यावर से भरतपुर जा रहा है 342 किलोमीटर और अजमेर से बांसवाड़ा जा रहा है कितना, 358 किलोमीटर का। ठीक है, तो ये आपके क्या है, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है 9, टोटल इनकी लेंथ है 2750, यानी कि 2750 किलोमीटर, 2800 में से 50 कम। ठीक है, इसके बाद एक सड़क सुरक्षा के लिए रोड सेफ्टी टास्क फोर्स बनाया गया है। सड़क सुरक्षा के लिए रोड सेफ्टी टास्क फोर्स बनाया गया है सड़क सुरक्षा के लिए। ठीक है, ये क्या करेगा, देखो आपने अभी, मैंने एक स्कीम पढ़ाई थी आपको, मुख्यमंत्री जीवन रक्षा योजना। वो क्या था कि भाई सड़क एक्सीडेंट होता है तो उसको, जो भी जिस भी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है उसको हॉस्पिटलाइज कराने पर 10,000 रुपए और इनाम मिलता था। इससे पहले वो स्कीम जो थी वो उसमें थी चिरंजीवी में, चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना, उसमें 5,000 रुपए दिए जाते, उसको अपग्रेड करके 10,000 कर दिया गया। तो ये वही टास्क फोर्स है, इसके अंदर यही है कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर एक्सीडेंटल केस हो जाता है तो उसको लेके जाने वाले को कितने रुपए दिए जाएंगे, 10,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र। तो ये जो टास्क फोर्स है ये क्या करेगी, ये संभाग स्तर पर यानी कि डिवीजन लेवल पर, कितने संभाग हुए हैं, अब 10 हो चुके हैं। ठीक है, इस पे क्या करेगी, सड़क दुर्घटनाओं में कमी करेगी। अच्छा, जो लेके जाता था उसको क्या बोलते थे, भला व्यक्ति, और कौन सा टाइम में लेके जाता था, गोल्डन आवर में। तो वो दो चीजें भी याद रख लेना कि ले जाने वाले को क्या बोलते थे, भला व्यक्ति, गुड सैमरिटन, और कौन से पीरियड में लेके जाता था, वो लेके जाता था गोल्डन आवर में। ठीक है,
तो ये 2 चीजें आप याद रख लेना। इसके बाद हमने पीएम जनशक्ति योजना में आजकल एक वो लगा दिया है, पीएम गति शक्ति स्कीम आपने पढ़ी है। गति शक्ति में क्या है कि भाई 11 जो मंत्रालय है केंद्र सरकार के, उन सभी को एक ही जगह लाया जाएगा, और जो रोड्स बनाई जा रही है या जो भी काम बनाए जा रहे हैं, रोड, रेलवे, पोर्ट, इसमें लगभग 7 से 8 इसके इंडिकेटर्स हैं कि रोड बनाना, रेलवे बनाना, पोर्ट बनाना, एयरपोर्ट बनाना, हाईवेज बनाना, ये सब चीजें, रोपवे बनाना, सब इसके अंदर है। तो ये बनाने में सारी मिनिस्ट्री में कुछ ना कुछ, किसी मिनिस्ट्री से कुछ ना कुछ काम पड़ता है। तो पीएम गति शक्ति में ये किया गया था 2023 वाली स्कीम में कि जितने भी 11 मिनिस्ट्रीज है उन्हें एक ही प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा, ताकि जो काम करने की स्पीड है वो इनहेंस हो जाए, अच्छी तरीके से काम हो सके और फटाफट एफिशिएंट वे में काम हो सके। तो अब इसके अंदर एक लगा दिया गया है ITMS सिस्टम, यानी कि इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या करेगा, ये करेगा कि भाई आपकी कार रोड पे चल रही है, पहले तो ये होता है कि पुलिस वाले देखते हैं, स्पीड मेजर करते हैं और फिर रोकते हैं। एक ये ITMS सिस्टम ये है कि ये अपने आप आपकी स्पीड भी कैप्चर कर लेगा, कोई दुर्घटना होने वाली होगी उसके बारे में भी पता चल जाएगा, सब कुछ इसके अंदर ही अपने आप एक इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, AI बेस्ड है ये, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ पे हो चुका है, ये जयपुर दिल्ली, जयपुर भरतपुर, ये हो चुका है आपके जयपुर दिल्ली, और 4 स्टेट हाईवे। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे हो चुका है, जयपुर दिल्ली, जयपुर भरतपुर और 4 स्टेट हाईवे में ये हो चुका है। तो रोड सेफ्टी पोर्टल जो बनाया गया है वो संभाग स्तर पे बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया है, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए बनाया गया है, ठीक है। जो व्यक्ति सड़क दुर्घटना में दुर्घटनाग्रस्त हुए व्यक्ति को हॉस्पिटल लेकर जाएगा उसे क्या कहा जाएगा, भला व्यक्ति। कितने टाइम में लेके जाएगा, 0 आवर में लेकर जाएगा, ठीक है। पीएम गति शक्ति जो ITMS है, इसमें ITMS सिस्टम लगा दिया गया, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। मेनली कहाँ के लिए लगाया गया है, जयपुर दिल्ली, जयपुर भरतपुर और 4 स्टेट हाईवे, ठीक है। अब इसके अंदर 2 चीजें और हैं जो अपने को देखनी है इसी में लिख लेते हैं। ठीक है, तो वो ये है आपदा प्रबंधन, सहायता और नागरिक सुरक्षा। देखो आपने डिजास्टर मैनेजमेंट में अगर पवेड पढ़ी है तो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि एक तो स्टेट की होती है SDRF, एक नेशनल पे होती है NDRF टीम। जब भी ये बाढ़ वगैरह आपने वहां जरूर देखा होगा, वो जो अभी 2013 में उत्तराखंड में सुना जो भी हुआ था, प्रलय आई थी, उसमें NDRF की टीम में पहुंच के वहां पे रेस्क्यू किया था लोगों को। केदारनाथ मूवी में भी दिखाया एंड में कि वो हेलीकॉप्टर से लेके जाते, सुशांत सिंह राजपूत रह जाता है, तो वो NDRF की टीम थी, ठीक है। तो वो NDRF की फुल फॉर्म होती है नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, ठीक है, या तो NDRF या नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स, NDMF, ठीक है। तो इस तरीके के ये होते हैं, ऐसे स्टेट में भी होते हैं। अभी यहाँ कानोता डैम में कुछ लोग डूब गए थे, तो वहां पे कौन सी टीम जाके उनको निकाल के आएगी डेड बॉडी, वो निकाल के आएगी SDRF की टीम, ठीक है। तो ऐसे ही आपदा प्रबंधन के लिए कुछ वो होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, स्टेट लेवल पर भी और नेशनल लेवल पर भी। स्टेट लेवल पर आपने पढ़ा होगा कि वो डिस्ट्रिक्ट का पहले तो मुख्यमंत्री क्या होता है, उसका हेड होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ठीक है। तो इसके अंदर इन्होंने क्या बोला है कि भाई एक इनका कैलेंडर होता है, उसके अकॉर्डिंग 13 जिले, कितने जिले, 13 जिले और 48 तहसीलों में सूखाग्रस्त होंगे। इनके सूखाग्रस्त होने की सूचना दी है इन्होंने, और एक टोल फ्री नंबर दिया है 112। बाढ़ आ जाएगी तो अपन पुलिस को तो बुलाएंगे नहीं, किसको बुलाएंगे, ये सिक्योर करने वालों को, डिजास्टर मैनेजमेंट वालों को। तो इसके लिए टोल फ्री नंबर जारी किया है इन्होंने 112। और दूसरा आपदा प्रबंधन के लिए इन्होंने जो स्टेट लेवल पे जो टीम्स होती है, इन्होंने बताया कि भाई जो राजस्थान के 13 जिले और 48 तहसीलें ऐसी हैं जो सूखाग्रस्त होने की उनकी पूरी पूरी संभावना है। यानी कि जैसे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है ना, जो मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगाते हैं, ऐसे इन्होंने पूर्वानुमान लगा के बताया कि 13 जिले जो हैं वो सूखाग्रस्त होंगे, ठीक है।
तो आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा में आपको दो चीजें बता दी कि 13 जिलों की 48 तहसीलें सूखाग्रस्त होंगी और एक टोल फ्री नंबर जारी कर दिया। ठीक है, अब एक बार हमारे नोट्स देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें और हैं। देखो ये अपन ने पढ़ ली, राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम परियोजना एडीबी के द्वारा चलाई जा रही है। कितने ट्रेंच में चलाई जा रही है? इन्वेस्टमेंट ज्यादा फेज में पैसे ज्यादा लेंगे ना, तो ये 3 फेज में चलाई जा रही है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट कौन करना चाहिए? वर्ल्ड बैंक, लेकिन करेगा कौन? एशियन डेवलपमेंट बैंक। उसके बाद हमने देखा कि भाई राजस्थान राज्य निवेश कार्यक्रम, ये पढ़ लिया अपन ने। ये आपके वो हो गए जो अभी मैंने आपको बताया कि 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे कहाँ से देख लो। तो ये कोटपुतली बहरोड से गंगानगर हो गया, कोटपुतली बहरोड से बीकानेर हो गया, है ना, और कोटपुतली बहरोड से एक और था यहाँ पे, कहाँ पे था ये कोटपुतली बहरोड से? किशनगढ़। ठीक है, फिर आपका था ये देखो, इसके बाद आपका था ये अजमेर से था आपका बांसवाड़ा। ठीक है, उसके बाद आपका ब्यावर से भरतपुर था, ये रहा ब्यावर से भरतपुर। इस तरीके से 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखें तो राज्य राजमार्ग विकास परियोजना, जो डेवलपमेंट कौन करेगा? वर्ल्ड बैंक करेगा। फिर उसके बाद है सड़कों की स्थिति, तो सड़कों की किलोमीटर वाइज दे रखा है। तो देखो फर्स्ट कौन है? ग्रामीण सड़क, सेकंड नंबर पे अन्य जिला सड़कें, मुख्य जिला सड़कें, थर्ड नंबर पे राज्य राजमार्ग और ये। ठीक है, फिर इसके बाद है आपका सार्वजनिक निर्माण विभाग। ये क्या करता है? ये करता है कि 98% तो कहाँ की सड़कें बनाता है? अर्बन एरिया की, यानी शहरी क्षेत्रों की, और 1% कहाँ की बनाता है? रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों की। ठीक है, फिर उसके बाद नेशनल स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। ठीक है, फिर इसके बाद इन्होंने देखो भारतमाला के तहत काम पूरे किए हैं, 45 कार्य पूरे हो रहे हैं। ठीक है, फिर ये भारतमाला प्रोजेक्ट है, मैंने बताया था आपको कि ये इस तरीके से इसको कनेक्ट कर रहे हैं। इससे पहले यहाँ पे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल था यहाँ नीचे की तरफ। ठीक है, फिर इसके बाद है दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे और सांगरिया सांसर संथालपुर, तो वो तो 374 किलोमीटर का है और ये 637 किलोमीटर का है। ठीक है, फिर हमने देखा था परिवहन में मोटर वाहन पंजीयन देखा है हमने कितना? 15,74,956। ठीक है, ये सब आपको नहीं देखना। फिर है कि सड़क सुरक्षा पोर्टल बनाया गया है, कब? 14 फरवरी 2024। ये याद रखना है क्योंकि इस साल की डेट है। इस चैप्टर में आपको एक तो ये डेट याद रखनी है, एक बायोफ्यूल की पॉलिसी याद रखनी है, कब आई थी? 29 सितंबर की है ना 2023, तो ये आपको याद रखनी है। ठीक है, जो नई नई पॉलिसीज है याद रखनी है। एक 6 अक्टूबर 2023 की भी थी। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद है देखो, हाँ एक वो भी करते हैं उसमें RSRTC में प्रतियोगी परीक्षा, जब एग्जाम होता है ना, एग्जाम वाले दिन बस की यात्रा फ्री है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में निःशुल्क यात्रा। तो RSRTC 4 काम करता है। क्या क्या काम करता है? एक तो रक्षाबंधन वाला हो गया, राखी वाला। ठीक है, एक हो गया आपका पैनिक बटन। ठीक है, एक हो गया आपका एग्जाम वाले दिन फ्री यात्रा कराना। एक हो गया आपका 60 से 80 साल की एज है तो 30 से 50% की किराए में छूट देना। ठीक है, एक आपका हो गया शिकायत प्रबंधन। ठीक है, इस तरीके के काम करता है। फिर आता है RSRTC का संचालन, नवाचार बसों में ट्रैकिंग सिस्टम लगाना, पैनिक बटन, शिकायत प्रबंधन प्रणाली। ठीक है, रेलवे में कितने किलोमीटर की है? 6019 किलोमीटर की, और अब कितने की हो गई है? अब ये 2022 वाला याद रखना है तुमको, तो 6046, और अब कितने की हो गई है? 68,043। ठीक है, फिर है राज्य में रेल मार्ग, तो ये सब छोड़ो। मेट्रो रेल अपन चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। फिर डाक दूरसंचार कितने हैं? 11,049। टेलीकॉम ऑपरेटर हैं आपके 6.70। ठीक है, फिर इसके बाद आपदा प्रबंधन सहायता में देखो अभी देखा था कि दो चीजें हैं। इन्होंने बोला था कि 13 जिलों की 48 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। ठीक है, दूसरा है आकाशीय बिजली रोकथाम के लिए संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया गया है। बिजली गिरती है ना, तो ये एक बार अभी इधर भी गिरी थी, 2-3 साल हो गए, 3 साल नहीं ज्यादा हो गए। ये इधर वॉच टावर है शायद, इधर नाहरगढ़ की साइड, आमेर की साइड, वहां पे। ठीक है, और कोई मर भी गया था। और बिजली कभी भी है ना कार पे नहीं गिरती, कार में सेफ रह सकते हैं आप। 112 टोल फ्री नंबर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर 5 जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे
और चैप्टर 5 में हमने देखो इंफ्रास्ट्रक्चर का हम चैप्टर पढ़ रहे थे, इसके अंदर हमने एनर्जी को कंप्लीट किया, उसके बाद हमने रोड्स पे का बात की थी, फिर हमने बात की है आपके परिवहन ट्रांसपोर्टेशन पे, फिर हमने बात की है आपके आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट इनसे जुड़ी हुई। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर 5 यहाँ खत्म होता है, इसमें हमने ये सारी चीजें कवर कर ली। अब हम नेक्स्ट चैप्टर 6 की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू।